हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो टाइम चल रहा है, इसमें अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ना कुछ योगा या फिर कुछ ना कुछ मेडिटेशन, ये सब आप करते रहिए करिए, ताकि अपना जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे, है ना। एक पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी के साथ ही आदमी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। बेसिकली जब भी सुबह कोशिश करें कि सुबह थोड़ा जल्दी उठें, योगा करें, व्यायाम करें थोड़ा, और अपनी बॉडी को फिट रखें। अभी जो महामारी वाली सिचुएशन चल रही है हमारे सामने, इसको हराने का एक ही तरीका है कि हम सब जो है अपनी सेहत पे अच्छे से ध्यान दें, अच्छा खाएं पिएँ, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें, है ना। और मास्क ज़रूर पहनें। अगर कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी भी इंसान से मिल रहे हैं, तो मास्क ज़रूर पहनें। और जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया कि 2 गज़ दूरी का पालन भी ज़रूर करें, है ना। ये सब चीज़ें एसेंशियल हैं, क्योंकि जो कोविड है ये बहुत ही अलग तरीके की बीमारी है। अभी तक तो हमारे पास इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं आया है ना। बेसिकली इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें, 2 गज़ तो दूरी रख ही रखें सबसे, है ना। अब घर में भी आप अपने घर वालों के साथ रहते हैं, 2 गज़ दूरी का पालन करें, है ना, क्योंकि हम ही एक दूसरे से बचा सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं। और मोटिवेटेड रहें। अभी जो टाइम आया है, इसमें बहुत ही मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा टाइम मिल रहा है अपने आप पे फोकस करने का लोगों को, है ना। आप मेडिटेशन करें, आप पढ़ाई पे ध्यान करें, है ना। आपको कहीं जाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, तो आप अच्छे से पढ़ाई के ऊपर फोकस हो सकते हैं ना। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि गेट की प्रिपरेशन करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। इससे अच्छा टाइम आपको कब मिलेगा फिर, है ना। ना कहीं आपको जाना है, ना आना है, इतना अच्छा टाइम पीरियड आपको मिल रहा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और अपने टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करिए। गेट की प्रिपरेशन करिए। अगर आप एक एज ए इंजीनियर अपना करियर सोच रहे हैं, तो टेक्निकल फील्ड में आपका गेट के अंदर अच्छा स्कोर होना बहुत ज़रूरी है ना। तभी तो आपको माना जाए। वैसे तो इंजीनियर तो हर साल बनते हैं अपने भारत के अंदर, कितने सारे कॉलेजेस हैं, सब इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन बिना गेट क्वालिफाई तो छोड़ो, आपको अच्छी रैंक ही होनी चाहिए गेट के अंदर, है ना। बिना गेट के आपको कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, क्योंकि बीटेक तो हर कोई करता है ना। बीटेक करने के बाद लोग अपना फील्ड भी चेंज कर लेते हैं, कई सारे आपने देखा होगा। और कई लोग हैं जो टेक्निकल फील्ड में जाते हैं। तो अगर आप अपना फ्यूचर टेक्निकल फील्ड के अंदर देख रहे हैं अच्छे से, तो बेसिकली मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप गेट की अच्छे से प्रिपरेशन करें, है ना। गेट के बारे में अच्छे से फोकस रहें, और अभी जो आपको टाइम मिल रहा है इसको इम्प्रूव करें। गेट कोई इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, आसान सा एग्ज़ाम होता है। हाँ, ये बात है कि उसमें थोड़ी सीट्स कम है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। उसके अंदर रैंक बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। उस लेवल को क्रॉस करने के लिए एक अच्छी मेहनत से आप आगे बढ़ें, और अभी जो ये टाइम मिल रहा है इसको यूटिलाइज़ करें प्रॉपर, है ना। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपने इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया, आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि मुझे उस टाइम समय मिला था और मैं यूज़ नहीं कर पाया, है ना। और गेट की प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जो आपकी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव भी करेगी। आगे आप जब टेक्निकल फील्ड में जाएंगे तो आपकी जो है स्किल्स अच्छी होगी, है ना। टेक्निकल नॉलेज आपका अच्छा होगा। बिना गेट के तो फिर मतलब इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की तवज्जो नहीं होगी आपकी, है ना। बेसिकली मेरा सजेशन आपको यही है कि अभी जो आपको टाइम मिल रहा है, और इसको आप अच्छे से गेट के प्रिपरेशन के अंदर लगाएं। अपने टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। जो भी आपने सब्जेक्ट पहले पढ़े हैं उसको अच्छे से ब्रशअप करें, अच्छे से उनके अंदर आप कॉन्सेप्ट में रिवाइज़ करें, उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, है ना। सो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है, और ना अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। बहुत ही अच्छा टाइम आपको मिला है। अपने घर पे रहिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, अच्छा खाइए पिए, और फोकस करिए खुद के ऊपर, जिस डायरेक्शन में आपको अपनी लाइफ आगे लेके जानी है ना। क्योंकि कठिनाई तो हर समय आएगी, ये एक अलग तरीके की कठिनाई है। कल ये चली जाएगी तो कोई दूसरी कठिनाई आएगी ज़िंदगी में, है ना। तो ये सब तो चलता रहता है लाइफ के अंदर, ये सब तो चलता रहेगा। कभी खुशी कभी गम, ये सब तो चलता रहता है ना। बेसिकली आपको अपने पे ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, बस इतना ध्यान देना है। बाकी क्या चल रहा है ठीक है। अगर आपको अभी बाहर नहीं जाने का मौका मिल पा रहा है तो ये तो अच्छी चीज़ है ना। आपको घर पे रह के अच्छे अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए, अच्छे से अपने जो नॉलेज है उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। क्या आपको आता है ये जाना है, क्या आपको नहीं आता है ये जाना है ना। कैसे जानेंगे, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, अलग अलग जो गेट की टेस्ट सीरीज़ है उनको ज्वाइन करिए। आप उसका एनालिसिस करिए, आपको पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ आती है और आपको क्या चीज़ नहीं आती है ना। सो बेसिकली, और फिर जो चीज़ नहीं आती है उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से घर पे, कि उसको कैसे इंप्रूव करें। आजकल सब कुछ आपको बहुत ही ईज़िली अवेलेबल मिल रहा है। हमारे टाइम में तो इतना नहीं था उस टाइम पे। अभी तो आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है, आपको सब कुछ जो है गूगल के ऊपर इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, बुक्स इतनी सारी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, है ना।
सो बेसिकली ये है कि आप अच्छे जो है इंजीनियर बने, इसके लिए अभी का जो टाइम है वो यूटिलाइज़ करें। और हम लोग तो बैठे हैं यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए, है ना। सो इस तरीके से आप आगे बढ़िए, अभी का टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों को छोड़ो और फोकस करो, अच्छे से बैठ जाओ। बस अभी ये टाइम है कि आप बैठ जाओ पढ़ने के लिए, बढ़िया। जब तक एटलीस्ट जब तक लॉकडाउन है तब तक तो हिलो ही मत। और इतना अच्छा मतलब आपको टाइम मिला है ना, आप एक अलग, अगर अभी आप मेहनत करते हो तो आप 15 दिन बाद अपने आप को एक बहुत ही अलग लेवल पे देखोगे। सिर्फ 15 दिन की बात करो, हम डट के अगर 15 दिन में भी मेहनत करो ना तो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा चेंज आया है मेरे अंदर, है ना। और ये चेंज सिर्फ 15 दिन में इतना आ सकता है, तो आप रेगुलर अगर मेहनत करते हो तो आपकी टेक्निकल स्किल्स कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। सब ऐसे ही तो करते हैं, अच्छे जो गेट क्रैकर होते हैं वो सब यही तो करते हैं, इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। अभी जिस आदमी को गेट क्रैक करना होगा वो अभी इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा होगा, अच्छे से घर पर बैठ के मेहनत कर रहा होगा, है ना। और अपने जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज़ कर रहा होगा, वो देख रहा होगा कि मेरे को क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, और क्या पूछा जा रहा है गेट के अंदर, है ना। तो उन चीज़ों पे फोकस करिए अच्छे से। और मेरी आपसे ये एडवाइस है कि इस टाइम का आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, बिना इस चीज़ को दरकिनार करिए कि अभी क्या चल रहा है बाहर, क्या चीज़ें हो रही है। ये सब चीज़ें एक टाइम होता है, एक फेज़ होता है लाइफ का, ये आता है और जाता है, ये भी चला जाएगा। लेकिन ये चला जाएगा तब आपको इस चीज़ का बहुत रिग्रेट होगा, इस टाइम को मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया या नहीं। तो बेसिकली डट के मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना टाइम है उसको जो है यूटिलाइज़ करिए, है ना। अकेले बैठिए, पढ़ने बैठिए और घंटों तक पढ़ाई करिए, हिलिए मत वहाँ से, बैठे रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। आप सोचते रहिए कि अभी ये हो गया, चलो इसके आगे मुझे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए, उसके आगे मुझे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से जो है आगे बढ़िए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अपना जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का जो इंडक्शन मोटर ड्राइव का जो सब्जेक्ट था उसकी स्टडी अपन कर रहे थे, है ना। सो बेसिकली जो है अपन ने जो है रिव्यू देख लिया था इंडक्शन मोटर का, जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अपन ने स्टडी कर ली थी, है ना। टॉर्क के साथ कैसे कैसे स्पीड कर्व बनता है ये अपन ने जान लिया था, स्लिप के साथ कैसे कैसे स्पीड कर्व बनता है ये अपन ने जान लिया था, ठीक है। उसके बाद टिपिकल टॉर्क स्पीड कर्व जो होता है फैन एंड पंप लोड के लिए, उसकी स्टडी अपन ने करी थी, है ना। कहाँ पे कौन सा जो है अपन को मोटर यूज़ करनी है इसकी स्टडी अपन ने करी थी। फिर डिफरेंट जो कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन है उसके बारे में अपन ने जाना था। और फिर लास्ट में अपन ने बोला था कि फ्लक्स स्वीपिंग ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, इसके बारे में अपन ने जाना था। सो बेसिकली इतनी अपन स्टडी करने के बाद अपने जो कंट्रोलिंग मेथड है वो बचे हुए थे, जैसे कि वेक्टर कंट्रोल है, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल मेथड है, किस तरीके से डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल की हेल्प से अपन इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग मेथड जो है ना वो अपने बचे हुए थे, उसकी अपन स्टडी करेंगे। लोड इनर्शिया है, ये वाला टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। लोग टॉप कर और सिलेक्शन ऑफ मोटर ये सब अपन स्टडी कर चुके हैं। BFD जो फ़ैन होता है इसकी स्टडी अपन कर चुके हैं, है ना। एडवांटेज देख चुके हैं। आज अपन देखते हैं सबसे पहले ही कांस्टेंट हॉर्स पावर रीजन क्या होता है, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं ना। कांस्टेंट हॉर्स पावर रीजन क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, टॉर्क और स्पीड के अंदर जो रिलेशन होता है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है अपना कांस्टेंट हॉर्स पावर रीजन, है ना। कांस्टेंट हॉर्स पावर कांस्टेंट पावर रीजन अपन एक तरीके से इसको कह रहे हैं। कांस्टेंट पावर रीजन जो है उसकी स्टडी करेंगे। सो होता क्या है, द स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज अबोव इट्स रेटेड वैल्यू टू ऑपरेट द मोटर एट हायर स्पीड ग्रेटर देन द बेस स्पीड। सो जब अपना स्टेटर जो होता है ना, तब स्टेटर के बारे में अपन जाना था। स्टेटर की स्पीड अपन अगर इंक्रीज़ करते हैं एक रेटेड वैल्यू से ऊपर, है ना। जैसे आपने पढ़ा था कि VR और VS के बारे में अपन स्टडी करी थी, ठीक है। एक होता है VS, एक होता है VR, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे आपने अब जो है डिफरेंट टाइप के इंडक्शन मोटर आपने पढ़े हैं, वोल्टेज रेगुलेशन आपने निकाला, तो आपको पता होता है कि एक सेंडिंग वोल्टेज होता है, एक रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है ना। ये तो अपन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बोलते हैं। और VS अपन जो बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टेटर वोल्टेज को बोलेंगे, और VR जो है रोटर वोल्टेज को बोलेंगे। सो अलग अलग टर्म, अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग जगह से देखा जाता है। सो बेसिकली अभी अपन बात करें स्टेटर वोल्टेज और रोटर वोल्टेज की, ठीक है। अभी ये स्टेटर वोल्टेज रोटर वोल्टेज है, सॉरी स्टेटर वोल्टेज रोटर वोल्टेज है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अगर स्पीड के बारे में बात करेंगे तो NS और NR की बात करेंगे। तो ये रोटर स्पीड NS जो है स्टेटर स्पीड होती है और NR जो है वो रोटर स्पीड होती है, ठीक है। सो स्पीड की टर्म में अपन बात करेंगे और फ्रीक्वेंसी की टर्म में अपन बात करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में आपको बता रहा था कि जो किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के वोल्टेज होते हैं। अभी अपन देखते हैं जो स्पीड होती है वो होती है रोटर स्टेटर स्पीड NS, और NR जो होती है वो अपनी रोटर की स्पीड होती है, ठीक है। रोटर स्पीड हमेशा इस तरीके से होती है इंडक्शन मोटर में कि इट्स ऑलवेज टेंड्स टू कैच द स्टेटर स्पीड, ठीक है, जो इसका पीछा करती है स्टेटर स्पीड का, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, द स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज अबव द रेटेड वैल्यू। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टेटर की, ठीक है, FS की अगर बात करें अपन, FS जो होती है स्टेटर फ्रीक्वेंसी,
द स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज अबव द रेटेड वैल्यू। इसकी जो रेटेड वैल्यू है उससे अगर इसकी वैल्यू को अगर अपन ज़्यादा कर देते हैं टू ऑपरेट द मोटर एट हाई स्पीड ग्रेटर देन इस बेस स्पीड, ताकि क्या है कि स्पीड बढ़ाने से, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो जाएगी, जो अपनी जो स्पीड है ना, जो अपनी मोटर की जो स्पीड है वो एक जो है बेस वैल्यू से या फिर जो रेटेड वैल्यू से उससे ज़्यादा हो जाए। तो स्टेटर वोल्टेज हावर इट कीप कांस्टेंट एट इट्स रेटेड वैल्यू। सो इस टाइम पे क्या होता है, स्टेटर का जो वोल्टेज होता है वो कैसे करता है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, उस रेटेड जो वैल्यू है उसके बराबर रहेगा। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है इस केस के अंदर, अपन ने क्या किया है कि जो अपनी स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन ने इम्प्रूव किया है। और कितना इम्प्रूव किया है, एक रेटेड जो वैल्यू है जो अपन स्टेटर की अपन ने मान ली भाई रेटेड वैल्यू अपन ले रहे हैं 1500 RPM, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जो स्टेटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 1500 RPM अपन ने इसकी जो है रेटेड फ्रीक्वेंसी मान ली। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस 1500 RPM से ज़्यादा जा रहे हैं, स्टेटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी ना अपन ज़्यादा जा रहे हैं, मान लो कि अपन 1600 RPM जा रहे हैं। ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो अपनी मोटर की जो स्पीड है वो बढ़ती है, क्योंकि अपन ने फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली तो मोटर की स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। मोटर की स्पीड बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, जो बेस वैल्यू है या फिर जो रेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है मोटर की स्पीड। लेकिन इस केस के अंदर क्या रहता है, स्पीड बढ़ भी गई है अपनी, ठीक है, ये बेस वैल्यू से ज़्यादा हो गई है, रेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो गई, लेकिन जो अपना वोल्टेज है वो कांस्टेंट है और जो है रेटेड वैल्यू इसके ऊपर बराबर ही है। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन ओनली द स्टेटर फ्रीक्वेंसी एट अ कांस्टेंट वोल्टेज द एयर गैप फ्लक्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। इस केस के अंदर हो क्या जाता है, देखिए अगर अपन ने क्या किया है, अपन तीन चीज़ों की बात करें, अपन ने फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली है, स्पीड बढ़ा रही है और वोल्टेज जो है ना, जो स्टेटर वोल्टेज है, ठीक है, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, और ये जो स्टेटर वोल्टेज है ये जो है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, स्टेटर की बात कर रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी कैसी हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने के साथ स्पीड भी अपनी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, दोनों इंक्रीज़ हो गए, तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो अपना वोल्टेज है वो कितना है, वो जो है रेटेड के बराबर है, वोल्टेज जो है रेटेड के बराबर है। ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, स्पीड तो इंक्रीज हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन ओनली द स्टेटर फ्रीक्वेंसी एट ए कांस्टेंट वोल्टेज द एयर गैप फ्लक्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, और वोल्टेज रह गया कांस्टेंट। सो इस केस के अंदर क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई, वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो गया, रेटेड के बराबर हो गया है, तो इस केस के अंदर क्या होता है, एयर गैप फ्लक्स जो होता है ना अपनी मोटर का, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, और ये क्या होता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। जो एयर गैप जो अपना फ्लक्स है, ये से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, एयर गैप जो फ्लक्स होता है ये के साथ डिक्रीज़ करना स्टार्ट होता है। ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जो टॉर्क है ना मोटर का, वो क्या होता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट। फ्लक्स अगर डिक्रीज़ हो गया तो टॉर्क डिक्रीज़ हो गया, आपको पता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, है ना। सो बेसिकली अब होता क्या है यहाँ पे, अपन एक बार इनको सबको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो थी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी अपन ने इंक्रीज़ करी, ठीक है, उससे क्या हुआ, अपनी जो मोटर की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो गई, वोल्टेज था वो कांस्टेंट रहा, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट रहा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, वोल्टेज रेटेड के बराबर है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ है, तो इस वजह से हो क्या रहा है, फ्लक्स जो है, एयर गैप फ्लक्स वो डिक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से टॉर्क कैसा हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। सो ये दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट, इस तरीके से जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज रेटेड पे रह गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई, फ्लक्स डिक्रीज़ हो गया, तो टॉर्क डिक्रीज़ हो गई। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट, इसके बारे में अपन को अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, हुआ क्या, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करी, स्पीड इंक्रीज़ हो गई, वोल्टेज रेटेड पे रह गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वोल्टेज रेटेड। सो हुआ क्या, फ्लक्स जो है एयर गैप फ्लक्स वो हो गया डिक्रीज़, इनके इंक्रीज़ होने से। सो एयर गैप फ्लक्स अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो अपने टॉर्क के ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसा हो गया, इसके अंदर डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, द डिक्रीज इन टॉर्क इज अकम्प्लिश्ड बाय अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन स्पीड। ठीक है, जो जो अपना अब यहाँ पर टॉर्क जो हो गया डिक्रीज़ हो गया, स्पीड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्पीड जो है इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, तो एक तरीके से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एक दूसरे के। देयरफॉर अ पावर विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। सो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, एक तो अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो गई, टॉर्क डिक्रीज़ हो गया, स्पीड एन से अगर अपन एंगुलर स्पीड की बात करें तो डब्ल्यू से डोनेट करें तो ये इंक्रीज़ हो गई और टॉर्क जो है वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है। सो अब होता क्या है, पावर जो होती है, पावर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है टी और डब्ल्यू का, पावर इक्वल्स टू टी डॉट डब्ल्यू होता है। अब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है
एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो ये पावर कैसी होगी, तो कांस्टेंट होगी ना। तो ये होता है अपना कांस्टेंट पावर रीजन, मतलब टॉर्क इंक्रीज़ हो रहा है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। जैसे जितना टॉर्क इंक्रीज़ हो रहा है उतनी जो है स्पीड जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो जितना इंक्रीज़ हुआ उतना डिक्रीज़ हो। मान लो किसी से 10 रुपये लिए और उसको आपने 10 रुपये दिए, तो आपका बैलेंस तो वही रहेगा ना, है ना। सो बेसिकली अपना पावर कैसा हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया, है ना। 100 रुपये में से 10 रुपये मैंने पवन को दिए, है ना, और फिर मैंने वैभव से 10 रुपये ले लिए, तो मेरे पास तो 100 रुपये रहे। बात आई समझ में किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये है, मैंने पवन को 10 रुपये दे दिए और वैभव से 10 रुपये ले लिए, तो मेरे पास कितने रुपये रहे, 100 रुपये है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, पावर जो है वो है प्रोडक्ट होता है टॉर्क और स्पीड का। तो टॉर्क यहाँ पे बढ़ रहा है, टॉर्क यहाँ कम हो रहा है, स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड कांस्टेंट पावर रीजन या फिर कांस्टेंट हॉर्स पावर रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वर्क करता है, हैंस द रीजन इज कॉल्ड एज कांस्टेंट हॉर्स पावर रीजन, ठीक है। बात आगे समझ में आपको, ये होता है कांस्टेंट हॉर्स पावर रीजन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। यहाँ पे अपन ने क्या किया, जब भी मोटर है, ठीक है, तो अच्छे से आपको फिर से आपको एकदम क्लियर करो, ये चीज़ें आगे आपको सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी काम आने वाला है कॉन्सेप्ट। इस वजह से मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से जोर दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको वहाँ पर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। स्टूडेंट, जब भी मैं आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो मैं डीप में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो उस चीज़ को लेकर क्लियर हो सके, है ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपके अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार काम आते हैं, और फिर अपन इस सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इस वजह से मैं आपको एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। सो बेटर यू जस्ट वर्क ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, किस तरीके से जो है अपन ने कांस्टेंट पावर रीजन को अचीव किया है। अपन को एक चीज़ पता है, जो पावर होती है, यस, सो अपन को एक चीज़ पता है कि जो पावर होती है, बेसिकली पावर द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड स्पीड, है ना। कांस्टेंट पावर रीजन कैसा है, जब ये पूरा चीज़ जो है कांस्टेंट रहे, लेकिन ऐसा हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, टॉर्क के अंदर वेरिएशन हो रहा है, तो उसके साथ साथ स्पीड में अगर भी उतना ही डिक्रीज आ जाए, तो ये जो रीजन हो जाएगा कांस्टेंट पावर रीजन हो जाएगा। सो बेसिकली अपन ने क्या किया, जो अपनी स्टेटर फ्रिक्वेंसी थी, स्टेटर की जो फ्रिक्वेंसी थी उसको अपन ने इंक्रीज़ किया, जो रेटेड वैल्यू है उससे ज़्यादा। तो स्पीड फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करने से स्पीड जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज के अंदर अपन ने कोई भी चेंज नहीं किया, तो वोल्टेज अपना जो है कांस्टेंट है या फिर रेटेड है, ठीक है। वोल्टेज कैसा है, रेटेड है। तो ये दो चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। लेकिन अब वोल्टेज अगर रेटेड है और फ्लक्स जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एयर गैप फ्लक्स जो है वो कैसा हो जाएगा, फ्लक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। एयर गैप जो फ्लक्स है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपनी फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग है, वोल्टेज रेटेड के बराबर है। तो इस केस में फ्लक्स कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस रीजन अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है, फ्लक्स अपन जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क है। सो टॉर्क कैसा हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। अपन को एक चीज़ पता लग गई कि टॉर्क जो है वो डिक्रीजिंग है, और फ्रिक्वेंसी बढ़ने के कारण जो अपनी स्पीड है ना, स्पीड है जो इंक्रीजिंग है, जो एन है या फिर एंगुलर स्पीड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो कैसी है, इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। सो टॉर्क इज डिक्रीजिंग एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग। सो बेसिकली वी कैन से दैट द रीज़न इज़ कांस्टेंट पावर रीजन, बिकॉज जितना जब टॉर्क है डिक्रीज़ हो रहा है उतनी जो है स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो दोनों का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। सो दिस रीज़न इज़ कॉल्ड एज कांस्टेंट पावर रीजन। और मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कांस्टेंट पावर रीजन के अंदर क्या होता है, किस तरीके से जो है टॉर्क डिक्रीज़ होता है, स्पीड इंक्रीज़ होती है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है ना। अगर आपको फिर भी अभी कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है 100 रुपये वाला, वो उससे आप समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपये में से आप किसी को 10 रुपये देते हैं और किसी से 10 रुपये लेते हैं, तो आपका बैलेंस वही रहता है। सो यहाँ पर भी वही रह रहा है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट हॉर्स पावर रीजन, ठीक है। अब जो है अगर अपन इसको डायग्राम में अगर अपन देखना चाहें, तो दिस इज द बेसिकली द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस रीजन कांस्टेंट पावर रीजन, कांस्टेंट पावर रीजन, ठीक है। इस रीज़न की अपन जो है बात करते हैं। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था, जो था कांस्टेंट टॉर्क रीजन था, वो ये वाला रीजन था, कांस्टेंट टॉर्क रीजन, ठीक है। और अभी जो अपन ने देखा है कांस्टेंट पावर रीजन, तो कांस्टेंट पावर रीजन में अपन ने एक चीज़ नोटिस करी, कांस्टेंट पावर रीजन के अंदर टॉर्क जो होता है डिक्रीजिंग होता है, टॉर्क क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो फिर यहाँ पे टॉर्क जो है डिक्रीजिंग है,
ठीक है। और कांस्टेंट जो टॉर्क रीजन था अपन उसमें धीरे धीरे पावर जो होता है ना वो इंक्रीजिंग होता है स्पीड के साथ में। तो इस तरीके से जो है कंप्लीट जो है डायग्राम इसका बनता है। ठीक है। सो दिस इज़ द होल बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्पीड कंट्रोल विद द पावर एंड टॉर्क। ठीक है। सो बेसिकली दोनों का कंबाइंड डायग्राम है, इसको आपको उनको ध्यान में रखना है। पिछली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों का कंबाइंड डायग्राम जो है वो है टॉर्क के बारे में अपन स्टडी करी थी, है ना। सो बेसिकली जो है टॉर्क है ये कांस्टेंट टॉर्क रीजन है। तो कांस्टेंट टॉर्क रीजन के बारे में अपन स्टडी करी थी और उस रीजन में अपन ने देखा था कि जो पावर है वो कांस्टेंट रहता है स्पीड के साथ में। ठीक है। आज अपन जो स्टडी करी है वो है कांस्टेंट पावर रीजन की, कांस्टेंट हॉर्स पावर रीजन की जो है अपन ने स्टडी करी है। और अपन ने देखा है कि जो टॉर्क है वो डिक्रीजिंग आता है। किस तरीके से डिक्रीजिंग होता है, इस तरीके से जो डिक्रीजिंग आता है। ठीक है। सो बेसिकली जो है ये होता है अपना टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक एंड पावर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो है इस तरीके से बनता है। अब होता क्या है, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टॉर्क रीजन, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पावर रीजन। बेस स्पीड ही होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेस स्पीड से जब अपन नीचे चल रहे हैं तो अपना जो रीजन होता है कांस्टेंट टॉर्क रीजन होता है और बेस स्पीड से अपन ऊपर जाता है। अभी अपन यही तो देखा था, अपन ने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया था, जो रेटेड है उससे ज़्यादा किया था फ्रीक्वेंसी को। तो उस वजह से अपनी जो स्पीड है वो कैसी हो रही थी, रेटेड स्पीड से ज़्यादा जा रही थी। तो रेटेड स्पीड से ज़्यादा जा रही थी तब अपन को मिल रहा था कांस्टेंट पावर रीजन। ठीक है। और फिर अपने क्रिटिकल स्पीड को जब क्रॉस कर जाते हैं ना इस केस के में तो रिड्यूस पावर रीजन जो आता है वो भी आता है इसके अंदर। ये अपना इतना यूजफुल नहीं, अपन को बेसिकली इन दो चीज़ों पर ध्यान देना है, कांस्टेंट पावर रीजन एंड द नेक्स्ट इज कांस्टेंट टॉर्क रीजन। तो आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी अब किस तरीके से जो है अपने कांस्टेंट पावर रीजन अपन को मिलता है, किस तरीके से कांस्टेंट टॉर्क रीजन मिलता है। कांस्टेंट टॉर्क रीजन के अंदर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड कांस्टेंट पावर रीजन के अंदर टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। किस तरीके से हुआ ये अपन अच्छे से जान चुका है। सो बेसिकली दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड टॉर्क स्पीड पावर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अब आप अगर जानना चाहें फ्लक्स के बारे में भी अगर देखना चाहें, वैसे ये इतना यूज़फुल नहीं है अपने लिए लेकिन फिर भी अपन जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। सो बेसिकली अगर अपन पर यूनिट स्टेटर वोल्टेज होता है उसके साथ में अगर अपन फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज के साथ अगर अपन ग्राफ बनाते हैं V/F अगर ग्राफ बनाते हैं वो इस तरीके से कुछ बनता है। V/F कर्व जो होता है इस तरीके से कुछ बनता है। ठीक है। तो ये जो है आइडियल रीजन के लिए है V/F जो कर्व होता है। ठीक है। क्योंकि V और F अपन ये चीज़ देखी थी, जितना V बढ़ता है उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना। तो V/F जो रेशियो होता है एक तरीके से लीनियर आएगा आपका। और ये एक पॉइंट जो है पिछली बार रह गया था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर। अब जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे ना तो इस कर्व के अंदर इस तरीके से मोल्ड आता है और अगर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा कर्व उठता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है। सो दिस इज नोन एज स्टेटर वोल्टेज फॉर कांस्टेंट फ्लक्स रीजन। ठीक है। अब ये V/F कंट्रोल की जो मैंने आपसे बात की वही चीज़ें सेम ही किस तरीके से बढ़ रहा है। अब जो कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट टॉर्क रीजन के अंदर इस चीज़ को अपन कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो बेसिकली दिस एक्सिस इज स्टेटर वोल्टेज एक्सिस। ठीक है। एंड दिस एक्सिस इज स्टेटर फ्रीक्वेंसी एक्सिस। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का अपन जो है ग्राफ बना रहे हैं कांस्टेंट टॉर्क रीजन के अंदर, कांस्टेंट पावर रीजन के अंदर। सो V/F जो है ना उसका अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो होता है कांस्टेंट टॉर्क रीजन के अंदर V/F जो होता है वो इस तरीके से इंक्रीजिंग आता है रेटेड वोल्टेज के ऊपर। ठीक है। मतलब एक्चुअली रेटेड वोल्टेज तक आता है, सॉरी यहाँ से इंक्रीजिंग आता है जब फिर रेटेड वोल्टेज तक जो है अपन इसको लेके जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कांस्टेंट पावर रीजन स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर अपना वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग होती है। सो बेसिकली अपन इसको किस तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन इसको जानेंगे। होता क्या है एक्चुअली V/F जो है उसका अपन ग्राफ बना रहे हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का अपन ग्राफ बना रहे हैं कांस्टेंट टॉर्क एंड कांस्टेंट पावर रीजन के अंदर। सो जब अपन अपनी फ्रीक्वेंसी जो है ज़ीरो है उस टाइम जो है एक जो है बूस्ट अप वोल्टेज है वो अपन को मोटर को देना पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है तो साथ साथ में जो है स्पीड इंक्रीज़ करती है, लेकिन कांस्टेंट टॉर्क रीजन अभी चल रहा है। तो कांस्टेंट टॉर्क रीजन के अंदर क्या रहेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F रहता है। ठीक है। सो यहाँ से जो है V ये कांस्टेंट टॉर्क रीजन है। ठीक है। कांस्टेंट पावर के अंदर जो क्या था डायरेक्टली इनके अंदर कोई रिलेशन नहीं होता है ना। ये चीज़ अपन जानिए, वोल्टेज होता है कांस्टेंट हो जाता है कांस्टेंट पावर रीजन के अंदर, लेकिन कांस्टेंट टॉर्क रीजन के अंदर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से जो है वो इंक्रीज़ करेगा। फिर जैसे ही रेटेड वोल्टेज के ऊपर पहुंच जाता है ना तो वो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा अपनी जो है वैल्यू नहीं बढ़ती है। रेटेड वोल्टेज पर पहुंचने के बाद कांस्टेंट पावर रीजन स्टार्ट हो जाता है जिसके ऊपर क्या हो जाता है वोल्टेज अपना कांस्टेंट रहता है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज़ करती रहती है। इसको अपन कांस्टेंट वोल्टेज रीजन भी बोलते हैं क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट हो गया है। और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल रीजन भी बोलते हैं जिसके में फ्रीक्वेंसी जो है वेरी करे लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है और साथ ही साथ अपनी पावर भी कैसी है कांस्टेंट है। ठीक है। सो
और इस ये जो रीजन है ना, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ, जो ये अपना कांस्टेंट टॉर्क रीजन जो है ना, कांस्टेंट टॉर्क रीजन के अंदर क्या हो रहा है, अपना V/F जो रेशियो है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये दिस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, V/F जो रहेगा, क्योंकि अपना जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है ना। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का सेंस क्या होता है, देखो बहुत ही ईजी सी चीज़ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है, मतलब अपन कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू F। सो V/F क्या रहेगा इसके अंदर, V/F इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। सो इट्स बेसिकली ए कांस्टेंट है ना। So the concept behind V/F control we have seen constant VF control of induction motor, ठीक है। सो इस तरीके से जो कांस्टेंट टॉर्क और कांस्टेंट पावर रीजन के अंदर अपना कर्व जो है इस तरीके से बनता है। जो कांस्टेंट टॉर्क रीजन होता है उसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है, और कांस्टेंट पावर रीजन के अंदर अपन कह सकते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज होता है ना। फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करती है, वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहता है, और पावर जो है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो दिस इज हाउ इट्स वर्क, ठीक है। अब होता क्या है, इतना जो हो गया अपना, अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो वेक्टर कंट्रोल मेथड है ना, उसकी जो स्टडी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो वेक्टर कंट्रोल मेथड की स्टडी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, भी पूरा तो नहीं हो पाएगा ये, लेकिन अपन कुछ एक मैं आपको आइडिया देता हूँ किस तरीके से वेक्टर कंट्रोल रहता है। अब अपन ने जो है बेसिकली जो इंडक्शन मोटर की जो कंट्रोलिंग अपन ने देख ली है, जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो बनती है वो अपन ने देख ली है ना। और टॉर्क स्लिप के साथ कैसे जो है अपनी रिलेशन वेरी करते हैं वो अपन ने देख लिया। कांस्टेंट टॉर्क रीजन अपन ने देख लिया, कांस्टेंट पावर रीजन अपन ने देख लिया। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट अपन ने इसके पढ़ लिया। अब बात आती है कंट्रोलिंग की, है ना। जो अपन अभी सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर ड्राइव का। तो इंडक्शन मोटर की कंट्रोलिंग की बात होती है, अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट इसके देख चुके हैं, और ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी होगी, है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इसकी कंट्रोलिंग होती है, जिसके अंदर अपन बेसिकली दो मेथड जो है काम में लेते हैं, वेक्टर कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, और सेकंड जो मेथड अपन काम लेते हैं डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। सो वेक्टर कंट्रोल किस तरीके से काम करता है, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में अपन जानेंगे। अब जो होता क्या है इसके अंदर, वेक्टर कंट्रोल जो मेथड है ना, वेक्टर कंट्रोल मेथड है। अब सबसे पहले क्या होता है, इसकी कंट्रोलिंग अपन को करनी है, और कंट्रोलिंग कहने का सेंस है कि अपन को इसके डिफरेंट जो स्पीड कंट्रोल जो है, कौन कौन जो है किस चीज़ से अपन जो है इसकी जो कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो अपन एक चीज़ जानी है कि अपन एक तो टॉर्क को कंट्रोल करके इसकी कंट्रोलिंग करते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे दूँ, ठीक है, हाँ। सो अब जो वेक्टर कंट्रोल मेथड होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ VF कंट्रोल होता है इंडक्शन मोटर का। अब इसके अंदर होता क्या वेक्टर कंट्रोल के अंदर, है ना, जो अपनी मोटर होती है इसके जो दो जो है अपन कह सकते हैं कि पार्ट, अपनी इंडक्शन मोटर जो होती है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है बेसिकली, जो अपन कह सकते हैं DC मोटर जो होती है ना, सेपरेटली एक्साइटेड, उसकी तरह होती है। तो अपन DC मोटर का जो है कॉन्सेप्ट लेके अपन जो है इंडक्शन मोटर की कंट्रोलिंग को रिलेट करेंगे DC मोटर की कंट्रोलिंग से, कि DC मोटर में अपन किस तरीके से जो है अपन कंट्रोलिंग करते हैं, और अपना जो स्टेटर और रोटर जो होता है वो सेम रिलेशन होता है DC मोटर जो होती है सेपरेटली एक्साइटेड उसकी तरह, है ना। सो आई सजेस्ट यू टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट बिहाइंड DC सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, जो कि मैं आपको क्लास में अच्छे से बता भी चुका हूँ। एक बार आप जो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करिए, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है टॉर्क स्पीड वाली, आप इसको एक बार रिवाइज़ करिए, है ना, ताकि जो है आगे वाला जो स्टेटर और रोटर के अंदर जो है किस तरीके से रिलेशन निकल के आता है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। सो आप एक बार DC मोटर की कैरेक्टरिस्टिक उसको रिवीजन कर ली। DC मोटर में जो सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर होती है उसके अंदर जो है किस तरीके से आर्मेचर और कंट्रोल करके, और जो फील्ड करंट जो कंट्रोल करके अपन कंट्रोलिंग करते हैं टॉर्क की, वही सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अपन को काम आने वाला है किसके अंदर, जो अपनी जो इंडक्शन मोटर जो वेक्टर कंट्रोल मेथड है उसके अंदर, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट किस तरीके से जो है इसके अंदर एक अपन देखते हैं कि अपनी DC जो मोटर होती है सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर होती है, उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आर्मेचर करंट होती है, एक फील्ड करंट होती है। सो है ना, इन दोनों को कंट्रोल करके अपन टॉर्क की कंट्रोलिंग को देखते हैं। और वैसे ही जो होता है अपना क्या होता है, जो इंडक्शन मोटर होता है उसके अंदर होता है, इंडक्शन मोटर के अंदर बेसिकली किस तरीके से चलते हैं, इसी तरीके से दो करंट डिवाइड करी जाएगी, एक क्वाड्रेचर एक्सिस होगी और एक डायरेक्ट एक्सिस होगी। सो बेसिकली जो है एक जो होगी टॉर्क से डायरेक्ट रिलेटेड होगी, और दूसरे जो है फील्ड से डायरेक्ट रिलेटेड होगी। सो उन दोनों की कंट्रोलिंग करके अपन जो है इंडक्शन मोटर की कंट्रोलिंग करेंगे वाया वेक्टर कंट्रोल मेथड। तो उसके अंदर बेसिकली अपन क्या करते हैं, इन दोनों करंट को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट और क्वाड्रेचर एक्सिस जो होती है, इन दोनों करंट जो होती है उससे उसकी हेल्प से अपन जो है ID और I की कंट्रोल करते हैं,
और फिर बाद में अपन मोटर की जो है कंट्रोलिंग सीखते हैं, है ना। सो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से उसके अंदर कन्वर्जन किया जाता है, उनको कन्वर्ट करके किस तरीके से अपन मोटर की कंट्रोलिंग करते हैं। सो बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। सो आप एक बार डीसी जो सेपरेटली मोटर है उसकी टॉर्क की जो इक्वेशन है उसमें अपन किस तरीके से आर्मेचर करंट और फील्ड करंट को कंट्रोल करके जो है टॉर्क को कंट्रोल करते हैं, एक बार इस कॉन्सेप्ट का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट को अपन काम में लेंगे इंडक्शन मोटर की जो कंट्रोलिंग है ना, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस की कंट्रोलिंग अपन करते हैं, उसके अंदर इस चीज़ को अपन काम में लेंगे। सो ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।